हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, कंपनसेशन एक्ट 1923। तो आज की जो स्लाइड है इसमें हम डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, और इसकी कुछ डेफिनेशंस जो कि रिलेटेड है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 से। ठीक है, सो लेट्स कवर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। ये एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी है जो वर्कर्स को दी जाती है। ठीक है, कंपनसेशन एक्ट को बनाया गया फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। अगर वर्कर के साथ कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जिससे उसको लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है किसी या किसी भी तरीके से, तो उसको कंपनसेट किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है जो पास किया गया 1923 में फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। ओके, सो द एक्ट एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय। जो ये एक्ट है ये इंश्योरिटी करता है कि भाई अगर वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, इन दैट केस एम्प्लॉयर मस्ट बी प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज़ एंड देयर डिपेंडेंट्स, या फिर उसके डिपेंडेंट्स को। ठीक है, थ्रू कंपनसेशन इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल इंजरी अकर्स। ठीक है, अगर उसके साथ कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी हो रही है, इन दैट केस इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू कंपनसेट दैम। ठीक है, या उसे या फिर उनके जो भी नॉमिनीज़ हैं उनको। ठीक है, यानी कि उनके डिपेंडेंट्स को। सो इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट इंजरी अकर्स ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट विच रिजल्ट आइदर डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हमने बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस देखी भी है कि भाई फैक्ट्री में काम करते हुए वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से उसको कुछ मेजर माइनर डिसेबलमेंट हो गया, या फिर कभी कभी ऐसा भी बहुत सारे केसेस आए कि भी किसी वर्कर की डेथ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके के जब केसेस आते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बनाया है अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 कि वही वर्कर्स को कंपनसेट किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर डेथ का केस है तो जो उसके नॉमिनीज़ हैं, जो उसके डिपेंडेंट हैं, उनको कंपनसेट अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अगर डिसेबलमेंट हुआ है, इन दैट केस उसको क्या है, कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट क्या इस कहाँ ये एप्लीकेबल है। द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट अप्लाई टू फॉलोइंग एंटिटीज़। इट अप्लाइज टू एम्प्लॉय वर्किंग इन फैक्ट्रीज, जितने भी वर्कर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, माइंस में एप्लीकेबल है, डॉक्स में एप्लीकेबल है, कंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिशमेंट जो चलते हैं उनमें भी ये एप्लीकेबल होता है, प्लांटेशन में एप्लीकेबल होता है, ऑयल फील्ड एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट लिस्टेड इन शेड्यूल सेकंड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, तो जितनी भी ये मेन जो एस्टेब्लिशमेंट है इन ऑल कंपनसेशन एक्ट 1923 इज एप्लीकेबल। इट अप्लाई टू पर्सन रिक्रूटेड फॉर द वर्किंग अब्रॉड हु इज एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया एज इन शेड्यूल सेकंड ऑफ द एक्ट। ठीक है, इट अप्लाई अ पर्सन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के। तो जब अगर हम किसी भी लॉ की बात करें, किसी भी एक्ट की बात करते हैं, तो देर आर सर्टेन रीज़न बिहाइंड दैट फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, कि भी वो एक्ट जो बनाया गया है उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं और किस हिसाब से उस एक्ट को प्रोसीड किया जाता है। So the Workmen Compensation Act 1923 was formed majorly to give compensation to workmen in the event of accident। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्कर के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है तो उनको कंपनसेट किया जाए। द एक्ट हैज़ इट दैट एम्प्लॉयर शुड हैव ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस दैट इंक्लूड द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स after an injury resulting from employment in the same way they have reserved the right to make profits. The act aimed to see workmen have a sustainable life after the employment related accident। ठीक है, तो एक मॉनेटरी बेनिफिट है, एक मॉनेटरी या फाइनेंशियल कह लीजिए। ठीक है, वर्कर के साथ कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, उसको कोई भी लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसके इन दैट टाइम वर्कमैन हैव टू सस्टेनेबल लाइफ। अब सस्टेनेबल लाइफ को एक तरीके से अफोर्ड कर सके,
सो द रॉयल कमीशन ऑन लेबर मेड नोट द फॉलोइंग। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा द एक्ट ऑल्सो गोज़ फर्दर टू इंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। ये एक्ट इसलिए भी बनाया गया ताकि जितने भी इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनसेशन एक्ट 1923 बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो जिनको प्रिवेंट रोका गया, ठीक है। पहले क्या होता था, वर्कर्स के साथ अगर कोई भी एक्सीडेंट होता था तो उसको कंपनसेट नहीं किया जाता था और उसके लिए फिर एम्प्लॉयर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता था, ठीक है। वो इस तरीके से एक तरीके से प्रोटेक्शन पे काम नहीं करता था वर्कर के। अब क्या हुआ, जब से कंपनसेशन का अमाउंट देना शुरू हुआ तो एम्प्लॉयर जो है वो भी बहुत अवेयर हो गया कि हमारे फैक्ट्री में ऐसा कोई एक्सीडेंट हो ही ना इसके बाद हमें कंपनसेट करना पड़े, ठीक है। सो द एक्ट ऑल्सो गोज़ फर्दर टू इंश्योर द प्रिवेंशन। जो एक्सीडेंट है उनको भी प्रिवेंट किया गया बाय गिविंग वर्कमैन रिलीफ फ्रॉम द एंजाइटी एंड रेंडर्स टू द इंडस्ट्री मोर फ्रेंडली एंड डिज़ायरेबल। So it has become a necessity for workmen to be protected due to the increasing complexity of the industry through the increased use of sophisticated machinery that pose a potential danger, ठीक है। आपने देखी है फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीन इंस्टॉल की जाती हैं, ठीक है। तो जब भी हम नई मशीन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कोई ना कोई इंसिडेंट होने के। इन दैट केस देयर मस्ट बी ट्रेनिंग प्रोवाइड टू द वर्कर्स, ताकि उसको पता चले कि उन वर्कर्स को पता चले कैसे उस मशीन को रन करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर दिए जाने चाहिए, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर डिस्प्ले भी होने चाहिए। ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉवर्टी आफ्टर द इंजरी, ठीक है। अब इसके कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट टू प्रोवाइड सब्सटेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ इनकम, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे कोई भी वर्कर है उसको कोई भी इंजरी हो गई तो वो लीव पे रहेगा, वो काम पे नहीं आएगा, तो उतने दिन उसके क्या होंगे, उसकी इनकम नहीं होगी, इनकम का लॉस होगा, ठीक है। सो द कैश बेनिफिट आर डिज़ाइन टू बी रिस्टोर अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ डिजेबल्ड वर्कर लॉस्ट अर्निंग, ठीक है। अगर डिसेबलमेंट के बाद वर्कर अर्निंग लॉस कर रहा है, उसकी अर्निंग लॉस हो रही है, तो जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो उसको इसलिए दिया जाता है ताकि वो सस्टेनेबल रिलीफ वहाँ पे गेन कर सके, ठीक है। सो दैट द डिसेबल्ड वर्कर प्रीवियस स्टैंडर्ड लिविंग कैन बी मेंटेन, अपनी लाइफ को वो मेंटेन कर सके। अब आप देखिए कुछ ऐसे केसेस भी फाउंड किए गए कि भाई किसी वर्कर का हाथ कट गया, ठीक है, तो उसके लिए पूरे काफ़ी टाइम तक वो हॉस्पिटलाइज रहा और उसने अर्न भी नहीं किया, तो ये जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो उसको हेल्प करता है, उसके एज अ सोशल सिक्योरिटी की तरह उसको दिया जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट टू प्रोवाइड सफिशिएंट मेडिकल केयर, ठीक है, साथ के साथ सफिशिएंट मेडिकल केयर भी उसको दी जा रही है, एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस टू इंजर्ड वर्कर्स कंपनसेशन लॉ रिक्वायर एम्प्लॉयर्स टू पे हॉस्पिटल, ठीक है। तो इन दैट केस जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है उसके बिहाफ में जो एम्प्लॉयर है वो मेडिकल को पे करता है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी हम कवर करेंगे अंडर द कंपनसेशन एक्ट 1923। तो फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे है जो कि है कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर मीन्स अ वर्कमैन कंपनसेशन अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 20। तो कमिश्नर मीन्स कि कमिश्नर कौन है, कमिश्नर इज़ द अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। कंपनसेशन का क्या मतलब होता है, कंपनसेशन मीन्स कंपनसेशन एज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के बिहाफ में या इस एक्ट के प्रोविज़न के एप्लीकेशन के बाद जो भी अमाउंट वर्कर को दिया जा रहा है वो कंपनसेशन है। कंपनसेशन मीन्स कंपनसेशन एज प्रोवाइड फॉर दिस एक्ट, ठीक है। डिपेंडेंट्स कौन होते हैं, डिपेंडेंट्स हालांकि हमने कल कवर कर लिया था, आज दोबारा मैं बता देता हूँ। डिपेंडेंट मीन्स एनी फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द वर्कमैन, ठीक है। अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका विडो, ठीक है, और माइनर लेजिटिमेट सन, अनमैरिड लेजिटिमेट डॉटर, विडोवर मदर, ठीक है, वो सब उसके डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट अर्निंग ऑफ द वर्कमैन एट टाइम ऑफ द डेथ सन और डॉटर हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। उसकी डेथ पे अगर उसके जो बेटे बेटी हैं 18 साल के हैं तो वो भी उसके डिपेंडेंट में ही आएंगे। मैनेजिंग एजेंट कौन होते हैं, मैनेजिंग एजेंट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड और एक्टिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनदर पर्सनस फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग
on such other person, trade or business, but does not include individual manager or subordinate to employer। तो वो मैनेजिंग एजेंट होते हैं जो कि दूसरों के बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसके बीच जो मीडिएटर है वो सी का सपोर्ट कर रहा है, तो वो उसका मैनेजिंग एजेंट है, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के हिसाब से सी जो कंडीशन लगा रहा है वो उसी हिसाब से ए के साथ प्रोसीड कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। माइनर्स मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो अंडर द कंपनसेशन एक्ट माइनर कौन होते हैं? जिन्होंने 18 ईयर की एज अटेन की है। पार्शियल डिसेबलमेंट का क्या मतलब होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पार्शियल डिसेबलमेंट, आपको पता होना चाहिए। डिसेबलमेंट आपको पता होना चाहिए, डिसेबलमेंट मीन्स होता क्या है। तो डिसेबलमेंट में दो कंडीशंस होती हैं, एक पार्शियल डिसेबलमेंट होता है, एक फुल डिसेबलमेंट होता है, ठीक है। तो पार्शियल डिसेबलमेंट मीन्स वेयर द डिसेबलमेंट ऑफ अ टेम्प्रेरी नेचर, ठीक है। किसी वर्कर को टेम्प्रेरी कोई डिसेबलमेंट हो गया है जो कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाएगा, तो उसको पार्शियल डिसेबलमेंट कहते हैं। जैसे किसी का स्प्रेन हो गया, ठीक है, या फिर फ्रैक्चर हो गया, तो वो भी पार्शियल डिसेबलमेंट में आता है। सच डिसेबलमेंट और रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ वर्कमैन इन एम्प्लॉयमेंट विच इज़ एंगेज्ड ही वॉज एंगेज्ड एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट रिजल्टिंग, ठीक है। उसके साथ जो कोई एक्सीडेंट हुआ या उसके बाद वो उस टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट या अर्न नहीं कर पा रहा। प्रिस्क्राइब का क्या मतलब होता है? प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो इस रूल्स के हिसाब से जो भी प्रोविज़न अप्लाई किए जा रहे हैं वो प्रिस्क्राइब हैं, ठीक है। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या मतलब होता है? मीन्स एनी पर्सन रजिस्टर्ड, जो कोई भी पर्सन है जो रजिस्टर है अंडर द सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, providing maintenance of the register of the medical practitioner in area where no such last mentioned act is force, declared by the state government by notification in the official gazette to be qualified medical practitioner for the purpose of this act, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक ऑथराइज पर्सन है जिसको अपॉइंट किया जाता है, हायर किया जाता है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच काइंड ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू द इंजरी, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। So okay student, thank you very much for today's slide. होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर से कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इसके अभी बहुत सारे सब सेक्शंस बाकी हैं। कंपनसेशन एक्ट 1923, अभी हम डेफिनेशंस पे आ गए हैं, तो इसकी कुछ रिमेन डेफिनेशंस है जो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।